नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय है जबकि 48 मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आदिवासी नेता की मौत को हत्या करार देते हुए मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई। विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में जो बस्तर में जो आत्मसमर्पण नक्सलियों को जो इनामी राशि के संबंध में प्रश्न उठाया था, लेकिन सरकार इसको माननीय मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए। सरकार एक तरफ कहती है कि हम 49,03,50,000 की राशि इनामी नक्सलियों को दिए हैं, और जवाब में मंत्री जी ने बताया अभी तक मात्र 5 लाख की राशि उन्होंने वितरण की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज नक्सलियों के सरेंडर और नक्सल पुनर्वास का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति पर सवाल उठाया, जिसका गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि 1496 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार इसको विधानसभा में जो बस्तर में जो आत्मसमर्पण नक्सलियों को जो इनामी राशि के संबंध में प्रश्न उठाया था, लेकिन सरकार इसको माननीय मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए। सरकार एक तरफ कहती है कि हम 49,03,50,000 की राशि इनामी नक्सलियों को दिए हैं, और जवाब में मंत्री जी ने बताया अभी तक मात्र 5 लाख की राशि उन्होंने वितरण किया है। तो सरकार स्पष्ट तौर पर इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। कितनी राशि नक्सलियों को उन्होंने बांटी है, और खुद 49 करोड़ बता रही है, और मात्र उसमें 5 लाख की ही राशि वितरण करना बताया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे मामले को गोलमोल करके जवाब नहीं दिया जा रहा, और उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो विधानसभा में आज नक्सलियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। नक्सल पुनर्वास पर सरकार का ब्यौरा भी सामने आ गया। सरकार ने बताया कि 2937 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, और जिस तरह से एक डेडलाइन आई है 31 मार्च 2026 तक की, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग काफी संख्या में नक्सलियों ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है, और विधानसभा में भी नक्सल पुनर्वास पर सरकार ने पूरी जानकारी दी। तो जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें बताया जा रहा है कि 1496 इनामी नक्सलियों जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया है। उससे हम संतुष्ट नहीं है। उठाया था, लेकिन सरकार इसको माननीय मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए। सरकार एक तरफ कहती है कि हम 49,03,50,000 की राशि इनामी नक्सलियों को दिए हैं, और जवाब में मंत्री जी ने बताया अभी तक मात्र 5 लाख की राशि उन्होंने वितरण किया है। तो सरकार स्पष्ट तौर पर इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। कितनी राशि नक्सलियों को उन्होंने बांटी है, और खुद 49 करोड़ बता रही है, और मात्र उसमें 5 लाख की ही राशि वितरण करना बताया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे मामले को गोलमोल करके जवाब नहीं दिया जा रहा, उससे हम संतुष्ट नहीं है। अगली खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां राज्यसभा सीट के आज से नामांकन शुरू हुआ। साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की, और राज्यसभा सीट के लिए साहू समाज ने मांग की है। बीजेपी से साहू समाज से राज्यसभा भेजने की मांग की गई। साहू समाज के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने मुलाकात की है। राज्यसभा सीट के लिए आज से नामांकन शुरू, और साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। मुलाकात में राज्यसभा सीट के लिए साहू समाज ने मांग की है कि ये सीट साहू समाज को दी जाए। बीजेपी से साहू समाज से राज्यसभा भेजने की मांग की गई है, और ऐसे में साहू समाज के जो अध्यक्ष है नरेंद्र साहू, उन्होंने मुलाकात की है। तो साहू समाज के सदस्य को राज्यसभा सीट दिया जाए, बीजेपी से ये मांग की गई है। विष्णुदेव से मुलाकात की ये तस्वीर आप देख सकते। साहू समाज के अध्यक्ष ने मुलाकात की है। राज्यसभा सीट के लिए यहां पर साहू समाज ने मांग की है कि साहू समाज को भी राज्यसभा के लिए भेजा जाए, नॉमिनेट किया जाए।
अगली खबर बिलासपुर से, जहां 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहंगी के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। साथ ही अलग अलग विभागों के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। एसएसपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। तो यहाँ पर खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है और ऐसे में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर में ये जो आयोजन होना है, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहंगी के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि बांटने वाले हैं। साथ ही अलग अलग विभागों के करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य है, उसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। एसएसपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान को लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी किया है। जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में जुटा हुआ है। अगली खबर कांकेर से है, जहां माओवादी संगठन से जुड़ी डीवीसीएम मासे बारसा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक छिंदपदर गांव की रहने वाली मासे बारसा ने AK-47 के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हथियार डाल दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो वर्ष 2003 से दंडकारण्य, अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय रह रही थी। लंबे समय तक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद उसने जंगल का रास्ता छोड़ दिया, मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इस सरेंडर में नारायणपुर के पत्रकार रोशन ठाकुर की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। तो कांकेर में डीवीसीएम की ये महिला नक्सली बताई जा रही है, जिसने AK-47 के साथ ये जो नक्सलवाद का रास्ता है ये छोड़ दिया है और 23 सालों से वो एक्टिव थी, लेकिन अब मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उसने अपना हथियार रख दिया है। और ऐसे में जंगल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला जिस तरह से इस महिला नक्सली ने किया, इस पूरे सरेंडर में नारायणपुर के पत्रकार रोशन ठाकुर की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। विनीत कुमार सक्सेना इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विनीत, जो ये महिला नक्सली जिसने हथियार के साथ नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है, ये कितनी बड़ी महिला नक्सली थी और इसके बाद हम क्या समझे कि जिस तरह से नक्सलवाद में जुड़े जितने भी ये बड़े नक्सली हैं, ये मुख्य धारा में आ रहे हैं, धीरे धीरे नक्सलवाद की कमर टूटती दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीतू जी, जिस प्रकार कहा जाए की संभावना चल रही है और जिस पर लगातार नक्सली जो है वो सरेंडर जा रहा है, तो कहीं की पुलिस प्रशासन की जो चौतरफा दबाव है और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो पुनर्वास नीति और सरकार की जो अन्य योजना है वो दिखता हुआ नजर भी आ रहा है, जिससे बड़े लीडर के जो बड़े लीडर सरेंडर करते जा रहे हैं। जैसे कल मल्लेश ने भी सरेंडर किया, मासे ने सरेंडर किया, तो बहुत हाई लीडर कमान के लीडर्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। तो एक बात बहुत बड़ी कही जा सकती है कि पुलिस दबाव है और पुलिस प्रशासन जिसका सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं सफलता नजर आती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार या तो बड़े जो लीडर्स हैं वो यदि मारे जा रहे हैं या बड़े जो लीडर्स हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो जिसका कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बलरामपुर में सर्व यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यादव भवन से शहीद पार्क तक निकाली गई रैली में समाज के लोगों ने फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। सर्व यादव समाज के अध्यक्ष हरि प्रसाद यादव ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि फिल्म में यादव समाज की छवि आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत की गई है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार सामग्री में समाज को गलत संदर्भ में दर्शाया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फिल्म पर रोक नहीं लगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है, अंदाज एक एक काम का गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश AI मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। संयुक्त टीम को माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 25 फरवरी की शाम से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज सुबह फायरिंग के बाद सर्च अभियान में 2 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए। प्रारंभिक पहचान के अनुसार मृत माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य हिचामी मडडा और मन की पोडियम है, जिन पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम रखा था। मौके से SLR राइफल, इंसास राइफल और 12 बोर की राइफल समेत हथियार, विस्फोटक, अन्य माओवादी सामग्री जब्त की गई। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पटलिंगम ने कहा कि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। तो बीजापुर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जागला थाना अंतर्गत जयपुर डोडुम के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के माओवादियों की सूचना मिली थी, जिस पर से कल शाम को सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। और आज अर्ली मॉर्निंग सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 माओवादियों के शव बरामद हुए। उसके साथ में इंसास, SLR और 12 बोर जैसे राइफल भी बरामद हुए हैं। जो प्राइमरी शिनाख्त जो हुई है उसमें एक कैडर मड्डा इचाम और दूसरी कैडर मन की पोडियम के रूप में हुई है। दोनों भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसएम पद पर थे। और बीजापुर से संवाददाता के शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शंकर, ये जो 2 नक्सली जिनको लेकर ये अहम जानकारी मिल रही है कि इन्हें ढेर कर दिया गया, इनके बारे में जरा बताइएगा और किस तरह से हालात आगे। देखिए, बताना चाहूंगा एक बड़ी सफलता के रूप में यहाँ पूरे मुठभेड़ को देखा जा सकता है। इस पूरे मुठभेड़ में अगर बात की जाए तो जो जांगला थाना क्षेत्र इलाके के जो कि डुडुगुड़ा जंगल इलाके में यहाँ मुठभेड़ चली थी, जहां पर जो कि सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि उस इलाके में माओवादी जो कि अपने एक टीम के साथ उस इलाके में मौजूद हैं। तो वैसे में ही कल देर शाम को यह योजना बना करके रणनीति के तहत सुरक्षा बलों का एक संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें DRG, STF, CRPF, कोबरा, तमाम जो संयुक्त ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च किया गया था।
आज तड़के ही जो की बात की जाए तो सुरक्षा बलों का नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ था और इस पूरे मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली ढेर किए गए हैं। इन 2 वर्दीधारी नक्सली ढेर की अगर बात की जाए तो इनका जो कि प्राथमिक रूप पर यह जानकारी मिली कि दोनों पर 5-5 लाख के इनाम घोषित थे। ये इस इलाके में एसीएम के पद पर थे, जो कि एक महिला और एक पुरुष है। और ऐसे में बात की जाए तो लंबे समय से इस इलाके में जो माओवादी सक्रिय रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो यह पूरा मुठभेड़ जो कि इस इलाके में एक दबिश के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। और लगातार एक तरफ सुरक्षा बलों का जो दबाव है यही वजह रहा है कि अब सरेंडर भी लगातार होते जा रहे हैं और इस तरीके की जो सरेंडर जो मुख्य धारा से जो नक्सली जो नहीं जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से जो जंगलों में अभी भी भटके हुए हैं, उन इलाकों में सुरक्षा बल मौके से पहुंच करके जो कि उनको चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी पहल की गई। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के 49 प्रोविजनल जजों को नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जजों का दल बिलासपुर स्थित चकरभाटा थाने पहुंचा। थाना प्रबंधन ने जजों को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, अपराध पंजीयन, केस डायरी संधारण, इसके अलावा विवेचना की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य संकलन और जांच पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश करने की प्रक्रिया समझाई। जजों ने पुलिस अधिकारियों से प्रश्न पूछकर कार्यप्रणाली को विस्तार से जाना। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के फील्ड विजिट से नए जजों को न्यायिक प्रणाली की जमीनी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। धमतरी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तेज गर्मी के बावजूद नगरीय वनांचल क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुईं। कई महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरने पर बैठी रहीं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करती रहीं। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि पूर्व में भी कई बार मांग उठाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारी कल रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मंच के आदेशानुसार हमारा 2 दिवसीय यहाँ धरना प्रदर्शन है और आज प्रथम दिवस है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हमको जिस आधार पे हमको काम करवाया जाता है उस आधार पे हमको मानदेय नहीं दिया जाता है और नियमितीकरण किया जाए। और नियमितीकरण करने के पूर्व हमको कार्यकर्ता को 26,000 दिया जाए, सहायिका को 22,100 दिया जाए। ये हमारी मांग है और हमारी मुख्य रूप से मांग है कि हमको सरकार नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि 50 वर्ष अभी गोल्डन मना रही है सरकार और हमको इतना काम करवा रही है। हम लोग रात दिन एक पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन उस आधार पे हमको मानदेय नहीं दिया जाता है। उसके लिए तो पूर्णतः शासन ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि लगातार विगत वर्षों से ये मांग हम लोग का चला आ रहा है कि हमको नियमित किया जाए, बट हम लोग के जो मतलब भावना है उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। आज नारी शक्ति पूरा रोड पे मतलब आ गए हैं, ऐसा कंडीशन है। सबका फैमिली है, परिवार है, उसको हम लोग दरकिनार करके शासन की विभिन्न योजनाओं का हम सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं, फिर भी शासन हम लोग के प्रति कोई विचार नहीं कर पा रहा। बिलासपुर में बिजली चोरी के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त छापेमारी में फार्म हाउस, बिग बाजार, ज्वेलर्स सहित 31 लोगों के अवैध कनेक्शन से बिजली उपयोग करते पकड़ा गया। जांच में मीटर बाईपास, डायरेक्ट हुकिंग और घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग सामने आया। चेकिंग अभियान के तहत 28 से 31 लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है और खास करके जब एसी कूलर चालू होता है उस समय बिजली की चोरी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है निश्चित रूप से। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक मास चेकिंग होता है, जिसमें हम लोग यही को एक साथ इकट्ठा करते हैं और विशेष क्षेत्रों में जाके चेक करते हैं। उसी तारतम्य में कल लोरमी में ये जांच किया गया है और जिसमें लगभग 28 लोगों को जो बिजली चोरी करते पाया गया है उसका प्रकरण बनाकर एफआईआर के लिए थाना लोरमी में दिया गया है।
तो बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, ये कहना है विभागीय अधिकारी का। बिजली चोरी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और चेकिंग अभियान के तहत कई लोगों को पकड़ा गया कि किस तरह से घरेलू कनेक्शन के जरिए व्यावसायिक कनेक्शन लिया जाता रहा है।